Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. In today's video, we will be discussing that how to study the subject embryology. But before proceeding next, we should know that what is this subject about. So, embryology is basically the study of the formation and development of an embryo and fetus. Now, talking about the resources for this subject, so you can watch lectures from Dr. Najib, Ninja Nerd, MBS Medi Lectures, and Dr. Asif Qureshi. Talking about Dr. Najib, so block A के लिए, you can go through it for clearing your concepts, but the videos are so much lengthy, so I will advise you to go through other YouTube videos and visuals if you can't manage your time properly. Now, talking about Ninja Nerd, so it is also an excellent channel if you watch embryology lectures from here. डॉक्टर आसिफ कुरैशी सो ब्लॉक बी और सी के जो एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर्स थे उनके लिए मैंने डॉक्टर आसिफ कुरैशी की वीडियोस देखी बिकॉज जो टीचर था he was explaining directly through the Langman book, so it became easier for me to get the chapters well in my mind. Now, what should be your study method? So, first of all, आप अपनी बुक से superficially ऊपर ऊपर से लाइक देख लें कि कौन सी हेडिंग्स और टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं ताकि आपको एक आइडिया हल्का सा हो जाए आपके माइंड में. नंबर 2 पे आप लेक्चर वॉच कर लें कहीं से भी जहाँ से आपको मैंने जैसे आपको पहले भी रिसोर्सेज बताए हैं यूट्यूब चैनल्स या जहाँ से भी मर्जी आपका आपका लाइक माइंड पिक करता है इजीली. नंबर 3 पे फिर आप बुक से रीडिंग दें लेक्चर वॉच करने के बाद ताकि वही वही पॉइंट्स जो हैं आपने पढ़े हैं वो कवर हो रहे हैं कि नहीं. एंड नंबर 4 पे वाइल रीडिंग फ्रॉम द बुक अब दो यहाँ पे अप्रोचेस होती हैं स्टूडेंट्स की. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ताकि उन्हें सारा चैप्टर रीड आउट ना करना पड़े तो वो कुछ पॉइंट्स को जस्ट डिफरेंट हाइलाइटर्स से वो हाईलाइट कर देते हैं ताकि एग्जाम में पूरा चैप्टर रीड करने के बजाय उन्हें सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने पड़े. एंड कुछ स्टूडेंट्स जो होती हैं वो सारे चैप्टर रीड करने के बजाय एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना देते हैं जब वो चैप्टर रीड आउट कर लें और एरोज़ के थ्रू उन्होंने इवेंट्स वगैरह एक्सप्लेन किए होते हैं और सर छोटी-मोटी बुलेट्स वगैरह लिखे होते हैं. जिस तरह लाइक आपको ईज़ी लगे आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो एग्ज़ाम में. क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम एम्ब्रियोलॉजी के सारे-सारे चैप्टर्स पढ़ें. चलिए ब्लॉक ए में मान लिया फर्स्ट टाइम हो भी जाता है, बट फॉर अदर ब्लॉक्स बी एंड सी आप बी भी नहीं लेकिन सी उसके लिए फिर आपको इतना टाइम नहीं होगा तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम्स या फिर हाइलाइटेड पॉइंट्स ही आपके काम आएँगे. Now, talking about the MCQ style, so MCQs of embryology are not that much conceptual like some are of physiology. So, physiology की तरह इतने ज़्यादा conceptual MCQs इसमें सारे नहीं होते. Majority of them are asked from your own book. अगर आपने लैंगमैन वाली बुक अच्छी से पढ़ी है या फिर कोई भी तो मोस्टली चीज़ें आपकी बुक से ही पूछी जाती हैं एग्जाम में कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह और इस तरह से. एंड समटाइम्स यू फील लाइक दे आर एग्जैक्टली द बुक लाइन्स इस तरह के MCQs भी होते हैं. Now, talking about some guidelines. So, block A के लिए go through all the chapters, remember important points and sequence of events taking place. Number 3 पे you should have a know-how of important terms and which thing derives from a particular structure. So, यही चीज़ें तीन important हैं कि block A के लिए आपने कैसे पढ़ना है. और ब्लॉक ए के लिए एम्ब्रियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स oogenesis, spermatogenesis, capacitation and acrosome reaction, fertilization, ovulation, derivatives और डे वाइज जो उन्होंने बताया हुआ इवेंट्स का वो देख लें और क्लिनिकल्स जो इन पे बॉक्सेस में दिए होंगे लैंग्वेज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा. तो क्लिनिकल्स चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ें क्लिनिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में मोस्टली क्लिनिकल्स पूछे जाते हैं. ब्लॉक ए के लिए जैसे मैंने आपको बताया तो ब्लॉक बी के लिए भी सेम वही गाइडलाइंस हैं कि चैप्टर्स को अच्छे से करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लें और आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म्स और कौन सा स्ट्रक्चर किससे डिराइव हो रहा है या फिर कौन किस स्ट्रक्चर से क्या चीज़ डिराइव हो रही है. बस ये सब आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए. और ब्लॉक बी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सो मेसोडर्म वाले टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. उसमें फर्दर पैराक्सियल एबैक्सियल विज़रल एंड स्प्लैंक्निक ईयरली टर्म्स आपको पता होने चाहिए और इनसे क्या क्या डिराइव हो रहा है. टेबल्स में टेबल 11.2 में जो सोमाइट्स 2 to 5 हैं उसको देख लें वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था
ये पास्ट पेपर्स में भी आपको पता लग जाएगा, बिकॉज़ रेस्ट इज़ सो वोलेटाइल, आप बार-बार इसको मेमोराइज़ करते भी रहेंगे। सो क्योंकि वो वोलेटाइल है, आपको याद नहीं रहेगा और फिर वो फिर से स्किप हो जाता है आपके माइंड से। तो वो सोमाइट्स 2 टू 5 वाला आप देख लें, और क्लिनिकल्स में डीएमडी जैसे डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसका क्लिनिकल्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी जितने हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मुझे क्योंकि याद थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। And talking about Block C guidelines, so इसके लिए भी go through all the chapters well, remember important points and sequence of events taking place, and you should have a know-how of important terms and which thing derives from a particular structure, ये सब आपको पता होना चाहिए। और टॉकिंग अबाउट ब्लॉक सी, सो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो चैप्टर है वो लेंथी है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। बट इसके लिए आपको करना ये है कि make sure to go through the whole chapter first time, then you have to make short notes या points पे highlight कर दें एक sequence को in bullet form, because this chapter is so lengthy and we don't have enough time to go through whole of it in block C exam। और ब्लॉक सी में जो रेस्पिरेशन के चैप्टर्स का कुछ हाफ सा पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंक्लूडेड हैं उनमें आप देख लें कि डायफ्राम इंपॉर्टेंट, जो डायफ्राम के जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं तो वो शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी हैं, लेकिन ज़्यादा का सीवीएस का जो सिस्टम का जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने सभी अच्छे से करना है। लेकिन ब्लॉक सी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि फिजियो ही हमारी इतनी ज़्यादा होती है और एनाटमी भी होती है साथ, कि हम एम्ब्रियोलॉजी को दोबारा सारा सही से पढ़ सकें। सो आपने वही हाइलाइटेड अप्रोच या फिर फ्लोशीट डायग्राम के तौर पे या बुलेट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने हैं, ताकि एक जगह लिख लें या तो, ताकि आपको एग्जाम में पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, टाइम ही नहीं होगा आपके पास, तो आप वही देख लें सिर्फ। एंड आई होप these guidelines have helped you a lot, and thank you so much for watching my video, and share my video and subscribe my channel as well, and thank you so much. Khuda Hafiz, take care.